स्वागत है आपका रियल टॉक रियल पीपल में एक और खास एपिसोड के साथ। मैं होस्ट अनुराग प्रताप सिंह और आज हमारे साथ यूपीपीसीएस 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए रैंक 154 हासिल की और साथ में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर चयन हिमांशी जी। तो आज शुरू करते हैं एक नए व्यक्तित्व को जानने का सफर। कैसे हिमांशी जी ने शून्य से शिखर तक की यात्रा तय की, आपसे हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि और पारिवारिक माहौल कैसा था। सर मेरा बचपन मढ़ावरा में ही बीता है। मेरे घर में 4 भाई-बहन हैं हम लोग। मैं जिसमें सबसे बड़ी हूँ और मैं 3 सिस्टर्स हैं और 1 छोटा भाई है। सर मेरे घर में पारिवारिक माहौल अच्छा था, लेकिन कोई भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे नहीं था। लेकिन मेरी बचपन से ही इच्छा थी और बचपन से मैं कि मुझे आगे करके कुछ पढ़ना है, बढ़ना है। हिमांशी जी, क्या आपने उस समय सोचा था कि आप अधिकारी बनेंगे? सर उस समय तो नहीं सोचा था, लेकिन बचपन में मैंने एक फ़िल्म देखा करती थी टीवी पर सूर्यवंशम, तो उसमें कुछ रोल आता था, तो मैं कलेक्टर कभी प्रोनाउंस भी नहीं कर पाती। तो मेरे जब फ्रेंड्स पूछते थे कि हिमांशी तुम क्या बनना चाहती हो? तो मैं बोलती थी मैं कंडक्टर बनूँगी क्योंकि मैं कलेक्टर प्रोनाउंस ही नहीं कर पाती थी। तो उस समय से अधिकारी बनने का तो मैं नहीं सोचती थी, लेकिन मैं कुछ बड़ा बनना ज़रूर बचपन से ही चाहती थी। सिविल सर्विस को देश के कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है। आपके जीवन का वह कौन सा पल था जिसने आपको तय करने पर मजबूर कर दिया कि अब मुझे इसी रास्ते पर चलना है? स इसके पीछे सर मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगी कि जब मैं अपनी कक्षा 11th क्लास में थी, तो मेरा सिलेक्शन नेशनल लेवल पर हुआ था, इंस्पायर साइंस अवार्ड में। तो उस टाइम पर जब हम अमित शुक्ला सर के साथ दिल्ली प्रगति मैदान में हमारी एग्ज़िबिशन थी और वहाँ गए हुए थे, तो वो एग्ज़िबिशन हमारे 3 बजे ख़त्म हो गई थी और ट्रेन थी रात के 11:30 बजे की। तो उसके बीच के टाइम में जब हम स्टेशन पहुँचे तो जो सर थे, उन्होंने सिविल सर्विसेज़ की तैयारी की हुई थी। तो उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, तब जाके मुझे सिविल सर्विसेज़ के बारे में पता चला और उस समय से ही एक मन में कह सकते हैं एक बीज बो दिया गया कि हाँ, मुझे भी सिविल सर्विसेज़ करनी है। अट्रैक्ट किया मुझे सर की जर्नी ने। फिर मेरी ग्रेजुएशन हुई क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थी चीज़ों के बारे में, तो मैंने नॉर्मल बीएससी किया। उसके बाद मैं बीएससी के दौरान ही अपने फाइनल ईयर में एक एनजीओ के साथ कनेक्ट हुई थी, बुंदेलखंड सेवा संस्थान। और उसका एक दिन आया कि एक प्रोग्राम था एनजीओ का पहाड़ी कला गाँव में और उसमें सारा जिला मजिस्ट्रेट, सीडीओ साहब, एसडीएम साहब सारे लोग आए हुए थे और उस कार्यक्रम का संचालन मुझे करना था। उस दिन जब मैंने उस दौरान जब मैंने देखा कि किस तरह से सिविल सेवक एक आम लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। उनका एक 1 घंटे में उन्होंने कई समस्याओं को सुलझाया था उस दिन। जैसे कि मुझे याद है कि उस गाँव में लाइट नहीं थी तो उसी दिन उन्होंने बोला कि 1 महीने के अंदर इस गाँव में सोलर लाइट लग जाएगी। बच्चों को स्कूल की ड्रेस वितरित नहीं हुई थी, तो उसी दिन बच्चों को स्कूल ड्रेस वितरित हो गई। तो उस दिन जब मैंने देखा कि प्रशासन की क्या पावर है, किस तरीके से प्रशासन कार्य करता है, तो उस दिन की घटना से मैं बहुत मोटिवेट हुई थी, जिसके कारण फिर मैंने निश्चय किया कि मैं आगे सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन करूँगी। तैयारी के दौरान ऐसा कौन सा समय आया जब लगा कि यह सफ़र बहुत मुश्किल है? उस दौर से आपने खुद को कैसे बाहर निकाला और आगे बढ़ने की ताकत कहाँ से मिली? सर मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है 2020 में शुरू की थी। अ, जब मैंने स्टार्ट किया मैं दिल्ली गई थी, मेरे भैया रहते थे, शुभम भैया, तो मैं उनके पास गई, पर मैं 2 महीने ही रह पाई थी, लेकिन कोविड आ गया, तो 2020 में मैं वापस घर आई। तो घर पे मैंने पढ़ाई करने की कोशिश की, बट उतना अच्छे से नहीं हो पाई। फिर मैंने वापस दिल्ली जाने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही हम गए थे, फिर 1 महीने वापस कोविड की जो सेकंड फ़ेज़ था, वो आया 2021 में। और जो सबसे टफेस्ट फेज़ ऑफ टाइम था, जब 2021 में 24 अप्रैल को मेरे पिताजी कोरोना में शांत हो गए थे। तो उस दौरान मैं सोच ही चुकी थी, मतलब वो हमारे परिवार पर एक वज्राघात जैसा था कि पापा की एज उस टाइम पे 43-44 के आसपास थी और जीवन में जो कभी बीमार नहीं हुए और अचानक से
जिनकी कोविड के कारण डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। उस दौरान मेरे लिए मैंने तैयारी का सपना भी छोड़ दिया था अपना। उस दौरान सबसे पहले हमारे पापा की जो किराने की दुकान थी, लगभग 5 से 6 महीने मैं पूरा किराने की दुकान पर बैठी। लेकिन जो मन में पढ़ाई के प्रति एक रुझान था और एक अधिकारी बनने की जो चाह थी, वो ज़िंदा थी। और फिर परिवार का सपोर्ट मेरा मामा जी और मेरे भैया जो हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। पूरे मडावरा की जो समाज है उसने भी मुझे सपोर्ट किया, प्रोत्साहन मिला। फिर उसके बाद मैंने 2022 से अपनी जर्नी वापस शुरू की। आज सोशल मीडिया पर सिविल सर्विस की तैयारी को लेकर बहुत सारी सलाहें मिलती हैं, लेकिन आपकी अपनी रणनीति क्या थी? आपने पढ़ाई, समय, इन दोनों को बैलेंस कैसे किया? अ, सबसे पहले मैंने एक वाक्य पढ़ा था और बचपन में ही पढ़ा था कि बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ने से ज्ञान का विकास होता है। तो इसी को मैंने सिविल सर्विसेज़ की तैयारी के दौरान भी अपनाया। मेरी रणनीति बहुत ज़्यादा पढ़ने की नहीं थी। मैंने मल्टीपल रिविज़न्स किए, चीज़ों को अपने सोर्सेज़ फिक्स किए, जैसे कि प्रीलिम्स के टाइम पर जो बेसिक बुक्स हैं और करंट अफ़ेयर्स का एक सोर्स। तो मैंने बहुत ज़्यादा कभी सोर्स को लेकर के भटकाव नहीं किया, बल्कि अपनी रणनीति को एक निश्चित दायरे के भीतर रखा। सबसे पहले अगर बात करूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे लिए मेरे मार्गदर्शक थे, जिनका मैं निरंतर अवलोकन करती रहती थी कि और माइंडसेट को समझने की कोशिश करती थी कि यूपीएससी क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा है और इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा दूसरा फंडा जो था कि बेसिक बुक्स पर कमांड करना। जैसे मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और बेसिक जो एनसीईआरटी की किताबें हैं ज्योग्राफी वगैरह के लिए, मैंने उन पर ही फोकस किया। और मेंस के दौरान मैंने अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स पर फोकस किया। चूँकि मैं यूपीएससी की परीक्षा मैंने 2024 का मेंस लिखा था, लेकिन उसके बाद मैं असफल हो गई थी उसमें। तो फिर मेरे पास 2 महीने का ही टाइम था यूपी पीसीएस के मेंस के लिए, 2 से ढाई महीने का। तो मैंने आंसर राइटिंग स्किल्स और जो नए पेपर यूपी स्पेशल थे उन पर ही फोकस किया था। और इंटरव्यू के दौरान मैंने कोशिश करी कि जो मेरा व्यक्तित्व है, जैसी मैं हूँ वो रियलिटी उनको दिखे। और शायद इंटरव्यू के लिए इसीलिए अच्छा रहा और मेरा रियल व्यक्तित्व को मैं अपना दर्शा पाई, इसलिए मुझे सेकंड हाईएस्ट नंबर भी इंटरव्यू में प्राप्त हुए हैं। जब आपका चयन यूपीपीसीएस में हुआ तो आपका उस समय पे रिएक्शन कैसा था? जब रिजल्ट आया तो मेरा 2025 का भी मेंस के पेपर चल रहे थे और लगभग शाम से ही चल रहा था कि रिजल्ट आने वाला है। बस बट 11 बजे रात तक आया नहीं तो मैं सो गई, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे भी पेपर देना था। तो फिर जैसे ही मैं सो गई थी, प्रॉपर सो गई थी। फिर रात को एक दोस्त का कॉल आया कि रिजल्ट आ गया है, हिमांशी जैन का नाम है, तुम्हारी रोल नंबर है क्या? तो फिर मैं उठी, मैंने चश्मा पहना अपना और फिर जब मैंने देखा कि हाँ पीडीएफ में मेरा रोल नंबर, मेरा ही नाम है, सच में वो मेरे लिए दिन एक सपने के जैसा था, क्योंकि मैं यही अज्यूम करती थी डेली कि वो लिस्ट का नाम आ गया है और लिस्ट में मेरा नाम है। क्योंकि इतनी तैयारी के बाद मेरा बस एक ही सपना बचा था कि बस भगवान जी मेरा उस लिस्ट में नाम आ जाए। और उस दिन मेरा जब लिस्ट में नाम आया तो सबसे पहले मैंने अपने भगवान को धन्यवाद किया और फिर अपनी मम्मी को सबसे पहले कॉल किया। फिर काफ़ी सारे दोस्तों से बात की, सारे लोगों के कॉल आना चालू हुए, लेकिन फिर मैंने अपने आप को सँभाला भी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे पेपर देने भी जाना था, मेंस के पेपर भी लिखना था। तो यह पल मेरे लिए अविस्मरणीय था। जब आप तैयारी कर रही थी उस समय और सिलेक्शन के बाद आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आया? सो तैयारी के पहले और तैयारी के बाद की हिमांशी में मैं बहुत बड़ा परिवर्तन देखती हूँ। तैयारी के दौरान मैंने सबसे पहले जो चीज़ सीखी, मेहनत करना, अनुशासित जीवन जीना। तीसरा सर कि मैं हेल्थ के प्रति पहले कभी कॉन्शियस नहीं थी, लेकिन जब तैयारी के दौरान लंबे सेटिंग आवर्स के कारण जब स्वास्थ्य के संबंधित समस्याएं आई, तो मैंने हेल्थ और पढ़ाई दोनों को मैनेज करना सीखा। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कि असफलताएं हमें हमेशा सिखाती हैं और इस जर्नी में मैं ऐसा नहीं हूँ कि
पास ही हुई हूँ। इसके पहले मैंने कई फेलियर्स भी देखे हैं, लगातार 2 प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए। फिर उसके बाद 2024 में मैंने यूपीएससी का मेंस दिया, लेकिन फिर उसमें फेल हुई। तो इस इन फेलियर से मैंने निरंतर सीख कर आगे बढ़ना सीखा। एक मैंने कोट बहुत फेमस पढ़ा था कि स्वीकारोक्ति का साहस और सफलता के सुधार के प्रति निष्ठा ही सफलता का मंत्र है। तो आज भी मैं सिविल सेवा की तैयारी के दौरान इसी मंत्र को अपना आदर्श वाक्य मानती हूँ कि अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो, उन्हें एक्सेप्ट करो, उन पर काम करो और आगे बढ़ो। तो सर मैंने अपने व्यक्तित्व में यही कुछ परिवर्तन पाए हैं। युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारत एक कार्यशील आबादी वाला देश है, लेकिन हमारे युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज जो सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रचार हो गया है कि लोग चुन नहीं पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। तो मुझे लगता है युवाओं के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्हें सही समझ नहीं आ पा रहा है, वो सही चीज़ों का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा मैं ग्रामीण क्षेत्रों में देखती हूँ कि युवाओं के सामने बड़ी दिक्कत है नशे की। मैंने कक्षा 8वीं 9वीं के छात्रों को भी देखा है अ, सिगरेट, तंबाकू और ये रासरी वगैरह इन सब का सेवन करते हुए। तो मुझे लगता है कि नशा से और दूसरा एक डिजिटल नशा, ये नशा तो बढ़ता ही जा रहा है, साथ-साथ डिजिटल नशा भी है। इसके कारण उनका टाइम जो मेमोरी पावर है, दूसरा अटेंशन स्पैम है, वो कम होता जा रहा है। तो मुझे लगता है युवाओं को इन सब समस्याओं से अपने अभिभावकों की सहायता से निपटना चाहिए। आपके अनुसार सफलता केवल परीक्षा पास करने का नाम है, या उसके पीछे कोई ऐसी सोच या आदत होती है जो हर व्यक्ति को विकसित करनी चाहिए? सर सबसे पहले मुझे लगता है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक यात्रा है, जिसमें हम लगातार सीखते हैं। मुझे एक कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक जिन्हें केवल छत तक जाना है। सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक जिन्हें केवल छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ते मुझे खुद बनाना है। तो सफलता यात्रा है लगातार सीखने की, अपने व्यक्तित्व पर काम करने की। परीक्षा तो बस एक माध्यम है अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का। लेकिन क्योंकि सिविल सर्विसेज ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें पोस्ट बहुत कम होती है और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जो हैं इसमें आवेदन करते हैं। जैसे कि यूपीएससी के लिए बोला जाता है कि लगभग 5 से 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और सफल केवल 1000 लोग हो पाते हैं। तो क्या हम जो इस परीक्षा की लिस्ट में नाम नहीं आ पाया उनका, उनको हम असफल कहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी उतने ही काबिल हैं, उतने ही योग्य हैं। कुछ कारणों उनका नहीं हो पाया है इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन। तो ये एग्ज़ाम माध्यम है अ, समाज में कुछ सकारात्मक योगदान करने का, जिसे हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। तो मैम, आपको क्या लगता है कि सफल होने के लिए वह कौन सी आदतें हैं जो हर व्यक्ति को विकसित करनी चाहिए? सर मुझे लगता है कि सबसे पहले जो गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी व्यक्ति को निष्काम कर्म के साथ अ, अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरी योग्यता के साथ कार्य को करो, लेकिन फल की चिंता नहीं करो। क्योंकि जब हम इस तरीके से काम करते हैं तो हम स्ट्रेस फ्री होकर के काम कर पाते हैं। दूसरा सर हेल्थ और वेल्थ दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है कि कभी-कभी हम देखते हैं कि वेल्थ के चक्कर में अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा जो रूटीन रहता था हमेशा मॉर्निंग में उठना, थोड़ा आधा घंटा अपने लिए देना, क्योंकि कहा गया है कि हम दूसरों से तो दुनिया में बहुत मिले, पर कभी अपने आप से नहीं मिले। तो अगर व्यक्ति अपने आप से मिलता है, अपने लिए कुछ समय निकालता है, तो वो अपने आप को एनालिसिस कर पाता है कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं हम स्वॉट एनालिसिस। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट, इसको जब हम अकेले में रहते हैं तो कुछ भी हो सकता है इसका फॉर्म, जैसे या मेडिटेशन हो गया या डायरी राइटिंग हो गया, जर्नलिंग हो गया। तो मुझे लगता है कि सेल्फ एनालिसिस व्यक्ति को हमेशा करना चाहिए। तीसरा हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। आजकल का जो दिक्कत है कि
हम चाहते हैं कि कम मेहनत में हमें ज़्यादा मिल जाए, लेकिन जो शॉर्टकट है वो कभी लॉन्ग टर्म का रूट नहीं बन सकता। तो हमें हमेशा अपनी मेहनत पर फोकस करना चाहिए। आई थिंक सर, मैं समझती हूँ कि सफल मेरे नज़रिए में सफल होने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। मैम, क्या कोई ऐसी आदत जो आपको हमेशा संतुलित रखती है? सर, मुझे लगता है कि मेरी जो अच्छी आदतों में से रहा है सुबह से उठना, और दूसरा शरीर के लिए योगा करना, और उसके साथ-साथ मैं एक भावना योग भी करती थी। भावना योग क्या होता है कि उसमें हम कुछ सकारात्मक भावनाओं का चिंतन करते हैं, जिसके कारण मेरा माइंडसेट जो है हमेशा पॉज़िटिव रहे। जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। तो इस तरीके की जो कुछ पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस हैं, तो मैं उसको बोलती थी। दूसरा सर, कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना। कभी भी जैसे प्रिपरेशन फ़ेज़ में लेकर या अभी भी, तो लगभग मेरी हर दिन अपनी माँ से बात होती थी। दोस्तों के साथ मैंने जैसे कि डिनर टाइम हो गया या लंच टाइम हो गया, तो हमेशा हँसी मज़ाक का माहौल चलता रहता था। कभी भी उस टाइम पे हम सीरियस नहीं हुए। तो इसके कारण से चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, स्ट्रेस फ्री हो पाते हैं। तो इन सभी आदतों ने शायद मुझे संतुलित रखा। अगर आपको अपने अब तक के जीवन की पूरी यात्रा को एक संदेश में समेटना हो, तो आप देश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता आपको सुनाना चाहूँगी, और इस कविता का जो मर्म है वही अ, मेरे जीवन का भी आधार है। बाधाएँ आती हैं आएँ, बाधाएँ आती हैं आएँ, गिरे प्रलय की घोर घटाएँ। पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएँ। निज हाथों में हँसते-हँसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर बढ़ना होगा, कदम मिलाकर बढ़ना होगा। तो मैं आज के युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि जहाँ चाय होती है, वहाँ राह होती है। तो सबसे पहले आप अपनी सोच को व्यापक बनाएँ, सपने ज़रूर ऊँचे देखें, क्योंकि हमारे जो सपने होते हैं, जो हमारी सोच होती है, वो ही हमें मंज़िल तक ले जाती है। तो निरंतर मेहनत करते रहें, लगातार अपनी गलतियों से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो शुरू करते हैं आपकी तैयारी से जुड़े रैपिड फायर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक या स्टैंडर्ड बुक? एनसीईआरटी बुक्स बेसिक के लिए एंड स्टैंडर्ड बुक अपग्रेडेशन के लिए, स्टडी या नाइट स्टडी? जिसके लिए जो सूटेबल हो, पढ़ाई में मन लगना चाहिए। प्रीलिम्स या मेंस, आपको कौन सा ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है? दोनों ही अपने आप में चैलेंजिंग है, बट आपको मेंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके? स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके को समझे बिना हम करंट अफेयर नहीं समझ सकते। मॉक टेस्ट या रिवीजन? दोनों का कॉम्बिनेशन। तो मैम, आपका फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। और सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। भी ऐसी किताब जो आप बताना चाहते हैं दर्शकों को? डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की एक पुस्तक है, आप आईएएस कैसे बने। जब आप तैयारी शुरू करें तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। लोग बोलते हैं योगा, तो योगा का पढ़ाई से कुछ रिलेटिव होता है क्या? यस सर, मैंने तो पाया है कि सबसे पहले योग, जो परिभाषा है योग की, कि योगा कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है। तो पढ़ाई भी हमें जब अच्छी करनी है, तो जितनी हम अटेंशन के साथ पढ़ाई करेंगे, जितने फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे, तो हमारा उतना रिटेंशन होगा, उतनी रिकॉलिंग पावर होगी। और दूसरा चीज़, योग में हम कुछ आसन वगैरह लगाते हैं, जो हमारे जो शरीर के सातों चक्र हैं, उनको जागृत करता है। तो जिसके कारण हमारा मेमोरी पावर तेज होती है। मेडिटेशन आप कैसे बताओगे, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन मुझे लगता है कि एक माध्यम है अपने आप को जानने का। जैसे कि सबसे पहले मेडिटेशन स्टार्ट करने की जो प्रोसेस है, कि अपनी साँसों पर नियंत्रण करना। अ, आपने भी बोला जैसे कि प्राणायाम हो गया, या फिर जो रेचक, पूरक, कुंभक होता है, तो उसमें हम अपनी श्वासों पर ध्यान देते हैं, जिसके कारण से हम मेडिटेशन में अपने मन को एक चीज़ पर फोकस करते हैं, तो इसके कारण हमारा रिटेंशन बेटर हो सकता है। सबसे पहले मैं रियल टॉक रियल पीपल जो यूट्यूब चैनल है, उसके सभी दर्शकों को सादर नमस्कार करती हूँ, और मिस्टर अनुराग जी का मैं
धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने आज मुझे अपनी जर्नी को शेयर करने का मौका प्रदान किया। और इनके चैनल के लिए मैं विशेष रूप से साधुवाद भी देना चाहूँगी, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर के जो आउट ऑफ बॉक्स जो सोशल मीडिया का कल्चर है उसमें आने का अ, कदम उठाया, जिसके कारण पूरा ग्रामीण क्षेत्र जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र के कारण सभी लोगों को एक कनेक्ट कर सके उनकी समस्याओं को, और जो जो भी व्यक्तित्व है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, उनसे लोगों को जोड़ सकें। तो अनुराग जी, इस चैनल के लिए मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएँ देना चाहूँगी।